डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 41। ये सुनते ही लक्ष्य के कदम रुक गए। उसने हल्का सा सर घुमा रिवांशी की तरफ देखा जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। लक्ष्य हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मेरे साथ चलने के लिए पहले मेरे काबिल बनो। तुम मेरे लिए अनजान थी और अनजान रहोगी। मेरे दुश्मन की बहन को अपने साथ रखने की पहले एक वजह थी मेरे पास, लेकिन अब कोई वजह नहीं है, इसलिए तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बोलकर वो बिना रिवांशी की बात सुने अपनी कार में बैठ गया। रिवांशी अभी भी वही खड़ी नम आंखों से लक्ष्य की कार को देख रही थी। कुछ ही देर में लक्ष्य की कार वहां से निकल गई और रिवांशी वही खड़ी बस उस कार को जाते देखती रह गई। लक्ष्य की कार के जाते ही रिवांशी धम से नीचे घुटनों के बल गिर गई। उसकी आंख से एक बूंद आंसू की बह गालों पर लुढ़क आया। उसकी नजरें अभी भी उस तरफ देख रही थी जहां कुछ देर पहले लक्ष्य की कार थी। रिवांशी ने अपने गाल पर ठहरी आंसू की बूंद को अपने एक हाथ से साफ किया और धीमी सी आवाज में बोली, तुम्हें तो मेरा होना ही होगा लक्ष्य खुराना। रिवांशी वालिया हूँ मैं, कोई चीज़ एक बार पसंद आ जाती है तो उसे हर हाल में हासिल करके ही रहती हूँ। फिर तुम क्या चीज़ हो? पहली बार देखा था तभी तुम पसंद आ गए थे और उसी वक्त तुम्हें अपना मान लिया था। अब बस तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना है। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करना अच्छे से आता है मुझे। ये बोलते हुए उसकी आंखों में अलग सा ही जुनून नजर आ रहा था जो वक्त के साथ किसी भी हद तक जा सकता था। इधर दूसरी तरफ माया इस वक्त शमशान घाट में खड़ी सामने दो कब्र को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। हल्की बारिश हो रही थी जिसमें वो भीग रही थी। उसके बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे और कपड़े भी पूरे भीग चुके थे। माया की नजरें सामने कब्र पर लिखे नाम पर टिकी हुई थी, जिनमें एक पर आरशी खुराना नाम था और दूसरी तरफ अभिमान खुराना नाम लिखा हुआ था। तभी पीछे से किसी ने माया के कंधे पर हाथ रखा, जिसका एहसास होते ही माया ने हल्का सा सर घुमा अपने बगल में खड़े लक्ष्य को देख जो उसे ही देख रहा था। माया ने कुछ पल लक्ष्य को देखा और फिर वापस सामने देखते हुए बोली, अपना कीमती वक्त निकाल कर आने के लिए शुक्रिया, वरना मुझे तो लगा था आप नहीं आओगे। आफ्टर ऑल मॉम डैड के आप सिर्फ नाम के बेटे थे। उनके लास्ट टाइम पर भी आपने वक्त पर आना सही नहीं समझा। उसकी बात सुनकर लक्ष्य के फेस पर हल्की सी दर्द भरी स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ माया के कंधे से हटाया और फिर सामने देखते हुए बोला, सही कहा तुमने, मैं तो सिर्फ उनका नाम का बेटा था। बचपन के एक हादसे ने मुझसे मेरे मॉम डैड को छीन लिया और उनसे उनका बेटा छीन लिया। ये बोलते हुए उसके दिमाग में कुछ पुरानी सी यादें चलने लगी थी। लक्ष्य की बात सुनकर माया ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोली, कौन सा हादसा? किस हादसे की बात कर रहे हो आप? ये बोलते हुए वो सवालिया नजरों से लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य ने हल्का सा सर घुमा माया को देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, बचपन में हुआ था एक हादसा जिसके बारे में तुम्हें याद नहीं है। बहुत छोटी थी उस वक्त तुम, समथिंग 3 ईयर्स की थी तुम। इतना बोल वो चुप हो गया और वापस सामने देखने लगा। लक्ष्य बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देखते हुए बोला, काया खुराना, हमारी बहन, तुम और वो दोनों जुड़वा थी। काया तुमसे 5 मिनट छोटी थी। इतना बोल वो चुप हो गया। लक्ष्य को चुप देख माया तुरंत बोली, काया हमारी बहन तो वो अब कहाँ है? मैंने कभी मॉम डैड से उसके बारे में सुना क्यों नहीं, मतलब उन्होंने कभी उसके बारे में नहीं बताया? उसका सवाल सुनकर लक्ष्य ने उसकी तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, जब काया 3 साल की थी तब मैं उसे अपने साथ लेकर स्कूल लेकर गया था। बचपन में तुम बीमार रहती थी इसलिए मैं स्कूल में उसे ही अपने साथ लेकर गया था। मॉम डैड ने काया को मेरे भरोसे मेरे साथ भेजा था, बट जब हम स्कूल से वापस घर आ रहे थे तब। इतना बोल वो चुप हो गया और उसकी आंखों के समाने 20 साल पहले की यादें आने लगी। फ्लैशबैक 20 साल पहले लंदन की एक बड़ी सी स्कूल जिसके मेन गेट से बहुत सारे बच्चे भागते हुए बाहर निकल रहे थे। स्कूल की छुट्टी अभी अभी हुई थी इसलिए सारे बच्चे भागते हुए बाहर निकल रहे थे। कुछ बच्चों के पेरेंट्स उन्हें पिक करने आए थे और कुछ स्कूल बस से अपने घर जा रहे थे। बाकी के कुछ जिनके घर पास में थे वे पैदल घर जा रहे थे। उन्हीं के बीच में एक लड़का जो दिखने में 7 या 8 साल का होगा, वो एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़े आराम से स्कूल से बाहर निकल रहा था। वो बच्ची दिखने में बेहद क्यूट थी। वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से खिलखिलाकर हंसते हुए उस लड़के के साथ चल रही थी।
तभी अचानक उस लड़के को किसी ने पीछे से आवाज दी, लक्ष्य 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनते ही लक्ष्य के कदम रुक गए। लक्ष्य ने सर घुमा पीछे देखा जहां एक लड़का उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। उस लड़के को देखते ही लक्ष्य धीरे से बोला, निक, बोलकर वो सामने आ रहे लड़के को देख रहा था। इधर वो बच्ची जो लक्ष्य के रुक जाने से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र सामने एक छोटे से स्टॉल पर पड़ी जो आइसक्रीम का था, जिसे देखते ही उस बच्ची की आंखों में चमक आ गई। उसने एक नज़र लक्ष्य को देखा जो निक से बात कर रहा था। निक लक्ष्य से कुछ पूछ रहा था और लक्ष्य उसे वो चीज़ समझा रहा था। लक्ष्य को बिजी देख उस बच्ची ने धीरे से अपना हाथ उससे छुड़वाया और फिर अपने नन्हे कदमों से चलते हुए उस स्टॉल की तरफ चली गई। इधर लक्ष्य ने कुछ देर निक से बात करने के बाद अपनी नज़रें नीची कर उस बच्ची की तरफ देखा जो अब वहां नहीं थी। उस बच्ची को वहां नहीं देख लक्ष्य एकदम से हैरान रह गया। उसने तुरंत अपनी नज़रें इधर उधर घुमा कर देखा पर वहां कोई नहीं था। लक्ष्य को घबराया हुआ देख निक कन्फ्यूजन से बोला, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तभी लक्ष्य आगे की तरफ जाते हुए परेशानी से बोला, काया नहीं दिख रही है। वो अभी मेरे पास खड़ी थी लेकिन अब कहीं नजर नहीं आ रही है वो। ये सुनते ही निक भी चारों तरफ देखने लगा पर उसे भी काया कहीं नजर नहीं आ रही थी। इधर सड़क की दूसरी तरफ एक ब्लैक कार खड़ी थी जिसमें 4 से 5 आदमी बैठे थे और उनमें से एक की गोद में काया डरी सहमी सी बैठी थी। उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन आदमियों ने एक बार लक्ष्य को देखा जो सड़क पर पागलों की तरह काया को ढूंढ रहा था और फिर एक आदमी ने कार स्टार्ट करने को कहा। कुछ ही पल में वो कार वहां से निकल गई और लक्ष्य, निक अभी भी सड़क पर इधर उधर काया को ढूंढ रहे थे, लोगों से उसके बारे में पूछ रहे थे। फ्लैशबैक एंड। ये सब बताते हुए लक्ष्य की आंखों में अपनी बहन को खोने का दर्द उभर आया था। माया बिना किसी इमोशन के लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य माया के पास आया और उसे कंधों से पकड़ते हुए सॉफ्ट आवाज में बोला, माया, मैं तुमसे और काया से बराबर प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। उस दिन के बाद सबने काया को बहुत ढूंढा पर उसका कहीं पता नहीं चला। काया के खो जाने के बाद मॉम डैड ने मुझसे बात करना बंद कर दिया क्योंकि काया के खो जाने के पीछे की वजह कहीं ना कहीं में ही था। उसके बाद डैड ने मुझे जर्मनी भेज दिया पढ़ने के लिए और फिर कभी मुझे आने को नहीं कहा, कभी मुझसे बात नहीं की। मानता हूँ गलती हो गई थी मुझसे, लेकिन उस वक्त मैं भी तो एक बच्चा ही था। मॉम डैड ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं और इसलिए ही मुझमें लास्ट टाइम उन्हें देखने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ, वो मेरे भी मॉम डैड थे और मैं हमेशा उनसे प्यार करूँगा। जिस किसी ने भी हमारे मॉम डैड को मारा है, आई प्रॉमिस वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें लाल होने लगी थी। एपिसोड 42। उसके बाद डैड ने मुझे जर्मनी भेज दिया पढ़ने के लिए और फिर कभी मुझे आने को नहीं कहा, कभी मुझसे बात नहीं की। मानता हूँ गलती हो गई थी मुझसे, लेकिन उस वक्त मैं भी तो एक बच्चा ही था। मॉम डैड ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं और इसलिए ही मुझमें लास्ट टाइम उन्हें देखने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ, वो मेरे भी मॉम डैड थे और मैं हमेशा उनसे प्यार करूँगा। जिस किसी ने भी हमारे मॉम डैड को मारा है, आई प्रॉमिस वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें लाल होने लगी थी। माया अपने सीने पर दोनों हाथ फोल्ड किए खड़ी बिना किसी एक्सप्रेशन के लक्ष्य को देख रही थी। वो कुछ पल बाद अपनी गहरी आवाज में बोली, क्या आप सच में जानना चाहते हो मॉम डैड को किसने मारा है? ये सवाल सुनते ही लक्ष्य ने तुरंत हैरानी से माया को देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रही थी। लक्ष्य जल्दी से बोला, यस, मुझे जानना है मॉम डैड को किसने मारा है। उसके बाद उन्हें भी उसी हद तक तड़पा कर मारना है जिस हद तक उन्होंने मॉम डैड को तड़पा कर मारा था। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेशुमार नफरत उभर आई थी। लक्ष्य की बात सुनकर माया ने एक गहरी सांस भरी और फिर अपना फ़ोन निकाल उसमें एक वीडियो स्टार्ट कर फ़ोन को लक्ष्य की आंखों के सामने कर दिया। लक्ष्य ने कन्फ्यूज़न से एक बार माया को देखा और फिर फ़ोन की तरफ देखने लगा और फ़ोन में जैसे जैसे वो वीडियो देख रहा था उसके फेस एक्सप्रेशन वैसे वैसे चेंज हो रहे थे। माया के फ़ोन में उसके अपार्टमेंट का वीडियो था। माया ने पहले ही अपने अपार्टमेंट में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे जिनका उसके अलावा किसी को नहीं पता था। माया इतनी बेवकूफ़ नहीं थी जो अपने दुश्मनों के हाथ आसानी से आ जाए। वो जैसा बोले उसे ही सच मान ले। कुछ पल बाद माया ने फ़ोन को बंद कर वापस अपनी पेंट की पॉकेट में रखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के लक्ष्य को देखने लगी। ये सब क्या है? मतलब मॉम डैड को आग्नेय और रिवांश वालिया ने नहीं बल्कि हमारे अपनों ने मारा है जिन्हें मॉम डैड अपना समझते थे, उन्हीं ने उनकी जान ले ली।
लेकिन उन सबने ऐसा किया क्यों? लक्ष्य ने हैरानी से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा। उसके फेस पर हैरानी के साथ अजीब से मिक्स इमोशन उभर आए थे। यही सच है और वे सब हमारे अपने कभी थे ही नहीं। उन सबको लगता है वो अपना खेल खेलकर आसानी से किसी दूसरे का नाम लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। बहुत स्मार्ट समझते हैं खुद को, जो कि वो है नहीं। आग्नेय वालिया की अंगद मेहरा से कोई पुरानी दुश्मनी है और मेरी आग्नेय से मुलाकात से लेकर लड़ाई तक अंगद को सब पता था। और जब आग्नेय ने मुझे धमकी दी तभी अंगद, कामिनी, दिया, दीपक, शालिनी और वीरेन ने मिलकर ये मौत का खेल खेला जिसमें हमने हमारे मॉम डैड को खो दिया और सारा इंजाम आग्नेय वालिया पर लगा। वे सब आसानी से बच जाएंगे। मतलब एक तीर से दो निशाने लगाने का सोचकर उन सब ने ये खेल खेला है। माया ने अपनी सर्द नजरों से नीचे ग्राउंड को देखते हुए कहा। माया की बात सुनकर लक्ष्य हैरानी से उसे देख रहा था। लक्ष्य को माया की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उसे माया और आग्नेय की मुलाकात के बारे में कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट माया के मुंह से आग्नेय का जिक्र सुनकर उसकी हैरानी शोक में बदल गई। लक्ष्य हैरानी से माया को देखते हुए बोला, तुम आग्नेय वालिया को जानती हो? तुम मिली हो उससे? और अंगद की आग्नेय से क्या दुश्मनी है? आग्नेय जर्मनी में रहता है और अंगद यहाँ लंदन में, फिर उन दोनों के बीच दुश्मनी कैसे हुई? मेरे ख्याल से आग्नेय अंगद को नहीं जानता है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। ये बोलते हुए वो बेसब्री से माया के जवाब का वेट कर रहा था। मुझे नहीं पता है आग्नेय और अंगद के बीच क्या है और क्या नहीं, पर इतना कन्फर्म है अंगद आग्नेय को जानता है और ये सारा प्लान उसी का था। मैंने अंगद के घर पर अपने कुछ सीक्रेट गार्ड लगा रखे हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ही बताया था कि अंगद के रूम में आग्नेय की फोटो है और उस पर रेड मार्क्स लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, आग्नेय की पिछले साल सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी में किसी ने आग लगा दी थी जिसका आज तक किसी को पता नहीं चला है। वो आग आग्नेय की बिल्डिंग में अंगद में लगाई थी। माया ने एक गहरी सांस लेकर लक्ष्य की तरफ देखकर कहा। माया की बात सुनकर लक्ष्य हैरानी से तुरंत बोला, तुम्हें इतना सब कैसे पता है? क्या तुमने आग्नेय की इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी? उसकी बिल्डिंग में पिछले साल आग लगी थी, इसका मुझे भी पता है, बट ये काम अंगद का होगा ये मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था ये अंगद इतना खतरनाक होगा जो आग्नेय जैसे शख्स का भी लॉस कर सकता है। मतलब आग्नेय कभी अपना नुकसान और नुकसान करने वाले को नहीं भूलता है, तो फिर उसने अभी तक अंगद को कुछ किया क्यों नहीं है? ये बोलते हुए एक बार फिर उसकी आंखों में सवाल उभर आए थे। लक्ष्य का सवाल सुनकर माया बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, इतना नहीं पता है मुझे आग्नेय के बारे में। अगर अंगद और उन 4 मूर्तियों को हराना है तो वे जैसा चाहते हैं हमें कुछ दिनों के लिए वैसे ही चलना होगा। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। माया की बात सुनकर लक्ष्य जल्दी से बोला। माया डेविल स्माइल करते हुए बोली, मतलब ये कि हमें आग्नेय को ट्रिगर करना है, लेकिन हमारा निशाना आग्नेय नहीं, वे सब होंगे जो इस खेल का खुद को खिलाड़ी समझ रहे हैं। बोलकर वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।